प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। प्रत्ययों की श्रृंखला चल रही है जिसमें हमने कृत प्रत्यय पढ़ा था और उसके बाद तद्धित प्रत्यय पढ़ा है। आज का जो अपना चैप्टर है वो स्त्री प्रत्यय के बारे में आज अध्ययन करेंगे। कभी कभी कुछ प्रश्न इस तरह के आते हैं जिनमें स्त्री प्रत्यय पूछ लिया जाता है कि इसमें कौन सा स्त्री प्रत्यय है, तो वहाँ इस तरह से कोई ऐसे किसी डाउट की, शंका की कोई आवश्यकता नहीं है कि हम पीछे ई आ रहा है तो क्या हम इनी भरें या ngीप भरें, कुछ इस तरह का जो आता है तो उसको थोड़ा सा इसको जब पढ़ेंगे तो अपने आप उसका अंतर कर सकेंगे हम कि स्त्री प्रत्यय किस तरीके से प्रयोग किए जाएंगे और कौन से उदाहरण में कहाँ कौन सा प्रत्यय किया जाता है। तो सबसे पहले देखिए क्या मतलब होता है स्त्री प्रत्यय का। स्त्री प्रत्यय से तात्पर्य है पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग बनाने के लिए जिन प्रत्ययों की आवश्यकता होती है उनको स्त्री प्रत्यय कहा जाता है। पुल्लिंग शब्द जैसे मान लो बालक शब्द है और बालक शब्द को स्त्रीलिंग जब हम बनाएंगे उसके लिए उसके बाद में जो प्रत्यय जोड़ा जाएगा उस प्रत्यय को स्त्री प्रत्यय प्रकरण के नाम से जाना जाता है। तो इसी क्रम में स्त्री प्रत्यय प्रकरण देखिए। स्त्री प्रत्यय संख्या में इनको हमने 3-4 वर्गों में बांटा है। एक ऐसे स्त्री प्रत्यय जो जिनमें आ शेष रहता है, एक इस तरह के स्त्री प्रत्यय जिनमें ई शेष रहता है, और एक इस तरह के स्त्री प्रत्यय जिनमें उ शेष रहता है, और एक इस तरह का स्त्री प्रत्यय जिसमें ती शेष रहता है। तो देखिए स्त्री प्रत्यय स्वरूप के दृष्टिकोण से 4 प्रकार के हो गए। एक जिनमें आ शेष रहता है, एक जिनमें दीर्घ ई शेष रहता है, एक जिसमें उ शेष रहता है दीर्घ, और एक में ती शेष रहता है। 4 स्वरूप हुए स्त्री प्रत्यय के। अब स्त्री प्रत्ययों की संख्या कितनी है, दूसरे स्टेप पर इसको पढ़ते हैं। यहां आ के रूप में 3 प्रत्यय होते हैं। एक का नाम टाप प्रत्यय है, एक का नाम चाप और एक का नाम डाप। इन तीनों में आ शेष रहता है, इसलिए आ से संबंधित कितने प्रत्यय हुए? 3। सभी के पश्चात प है टाप, चाप और डाप के नाम से। इसी तरह से जिनमें ई शेष रहता है वो भी 3 प्रत्यय है। एक का नाम ngीप है, दूसरे का नाम ngीस है और तीसरे का नाम ngीन है। जिन प्रत्ययों में दीर्घ ई शेष रहता है वो 3 प्रत्यय हैं। एक का नाम ngीप, एक का नाम ngीस, एक का नाम ngीन। पैद संज्ञक, सैद संज्ञक और नैद संज्ञक। ऊ के रूप में एक ही प्रत्यय होता है, उसको ऊंग प्रत्यय कहते हैं, और ती के रूप में एक ही प्रत्यय होता है जिसको हम ती कहते हैं। इस प्रकार स्त्री प्रत्ययों की संख्या 8 होती है। प्रश्न है पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग बनाने के लिए कितने प्रत्ययों का प्रयोग किया जा सकता है, तो उनकी संख्या कितनी है? 8। कितने स्वरूप वाले प्रत्यय होते हैं? 4। एक में आ, एक में दीर्घी, एक में दीर्घ उ और एक में ती। अब देखिए इस तरह से पढ़ते हैं कि आप आज की पूरी क्लास में इन पूरे प्रकार के प्रत्ययों को पढ़ेंगे और हम बता भी देंगे कि कौन से शब्द में कौन सा प्रत्यय आता है। सरल संस्कृत, क्योंकि रीट जैसी परीक्षा के लिए सरल संस्कृत के माध्यम से हम समस्त प्रकार के प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। रीट के पेपर में देखें आप, वहाँ सरल क्वेश्चन दिए जाते हैं क्योंकि उसमें सभी भाषाओं के विद्यार्थी होते हैं, इसलिए इनमें केवल स्वरूप को देख करके भी हम उत्तर भर सकते हैं। अब इनको इस तरीके से पढ़ रहे हैं देखिए, ताकि हम हर प्रकार के स्त्री प्रत्यय को का उत्तर भर सकें। सबसे पहले तो आप ये निश्चित कर लो कि हम यहाँ से पढ़ रहे हैं कि इसका जो एक प्रत्यय है लास्ट ती, उसका एकमात्र उदाहरण है और वो है युवती। युवन शब्द को ती प्रत्यय होता है। युवा शब्द स्त्रीलिंग है और युवती शब्द उसका
युवा शब्द पुल्लिंग है और युवती शब्द उसका स्त्रीलिंग शब्द है। एक प्रत्यय आपका पूरा हुआ, अब 7 प्रत्यय बच रहे हैं। ती प्रत्यय का एकमात्र उदाहरण युवती होता है, ऐसा याद रखें। और युवती का पुल्लिंग शब्द युवा होता है और उसका मूल शब्द युवन होता है। युवन शब्द से हम ती प्रत्यय जोड़ते हैं, जिन शब्दों के लास्ट में न है, न का लोप होकर के युवती शब्द बनता है। युवती शब्द के पीछे विसर्ग है और ये युवती शब्द स्त्रीलिंग शब्द है। अब पूछा जाता है युवती में कौन सा प्रत्यय है, तो ती प्रत्यय है। युवा शब्द का स्त्रीलिंग क्या बनेगा, तो वहाँ आपको युवती उत्तर बनना है। तो लास्ट 8वां प्रत्यय आपका पूरा हुआ, कौन सा, ती। कौन सा उदाहरण, युवती। क्या देखना है हमको, युवन शब्द के पश्चात ती प्रत्यय विसर्गांत, और इसके बाद इसका पुल्लिंग शब्द क्या बताना है आपको, युवा। मूल शब्द क्या बताना है युवा शब्द का, युवन। तो युवन शब्द से ती प्रत्यय जोड़ा गया, युवती बनेगा। तो इस तरीके से एक प्रत्यय आपका समाप्त हुआ, ती नाम का प्रत्यय। अब देखिए इसके बाद पहले एक एक वाले को हम पढ़ रहे हैं। क्रम तो यहाँ से है, लेकिन जहाँ सरल है उसको पढ़ना चाहिए। उसको आपने पढ़ लिया है, वो पूरा हो चुका है। अब ऊँ प्रत्यय पढ़ रहे हैं। ये उकारांत शब्द से ऊँ प्रत्यय जोड़ा जाएगा। ऊँगूता इस तरह का एक सूत्र है, और यहाँ इस तरह का प्रत्यय, यानी जो शब्द ह्रस्व उकारांत है उनको जब दीर्घ उकारांत कर दिया जाता है तो वो शब्द स्त्रीलिंग हो जाते हैं। जैसे कुरु शब्द है, कुरु शब्द ह्रस्व उकारांत है, इसके पीछे विसर्ग है, ये पुल्लिंग शब्द है। और इसका स्त्रीलिंग जब बनाएंगे तो ये कुरु शब्द दीर्घ उकारांत बनेगा। ये स्त्रीलिंग है, ये पुल्लिंग। तो याद रखें, ह्रस्व उकारांत शब्द में यहाँ भी निश्चित शब्द पढ़े गए। उन निश्चित शब्दों के पश्चात, ह्रस्व उकारांत के पश्चात उनको दीर्घ उकारांत बनाने पर वहाँ प्रत्यय होता है ऊँ प्रत्यय, और वहाँ दीर्घ के रूप में कुरु। तो इसको स्त्रीलिंग बताना है, इसको पुल्लिंग बताना है। पूछा जाए इसका स्त्रीलिंग शब्द क्या बनेगा, तो इस तरह का उत्तर। इस तरीके से एक शब्द जैसे पंगु, ह्रस्व उकारांत है। पंगु शब्द पुल्लिंग है, लेकिन ये पंगु शब्द स्त्रीलिंग है। यहाँ दीर्घ ऊ है और यहाँ ऊँ प्रत्यय है। तो जहाँ पर ह्रस्व उकारांत शब्द को दीर्घ उकारांत बनाया गया, वहाँ वो शब्द ऊँ प्रत्यांत होगा। और वो पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग बनाने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। एक है जैसे वामोरु, तो यहाँ भी इसको दीर्घ कर देंगे, वामोरु। उरु शब्द जहाँ जिसके पीछे आएगा और उस उरु शब्द को दीर्घ ऊ कर दिया जाएगा, तो वो शब्द उसका स्त्रीलिंग होगा। ह्रस्व उकारांत के रूप में वो शब्द पुल्लिंग होगा। वामोरु में रू में ऊ ह्रस्व हो तब वो स्त्रीलिंग, वो पुल्लिंग शब्द है। और जहाँ दीर्घ उकारांत और विसर्ग इसमें भी रहेगा। लास्ट के दोनों प्रत्ययों में हम विसर्ग वाला ही पढ़ रहे हैं, और वहाँ दोनों में विसर्ग रहता है, ह्रस्व में भी और दीर्घ में भी। ह्रस्व वाला पुल्लिंग है, दीर्घ वाला स्त्रीलिंग है। एक शब्द ऐसा है इसमें, स्वसुर, ये पुल्लिंग है, लेकिन ये एक ऐसा शब्द है जिसके लास्ट में ऊ नहीं है, लेकिन इसको भी ऊँ प्रत्यय होता है और ये स्वश्रु शब्द बनता है। तो स्वसुर शब्द का स्त्रीलिंग शब्द बनेगा स्वश्रु। यहाँ भी दीर्घ ऊ है, यहाँ भी यही प्रत्यय है, यहाँ भी विसर्ग है। स्वसुर है, ससुर को कहेंगे, स्वश्रु सास को कहेंगे। वाम और उरु जंघा के लिए प्रयोग किया जाता है। ऐसे कई शब्द मिलेंगे, वामोरु, संहितोरु, सफोरु। तो उरु शब्द जहाँ आएगा उसको दीर्घ उकारांत कर दिया जाएगा, वो शब्द आपका ऊँ प्रत्यांत स्त्रीलिंग शब्द माना जाएगा। याद रखें, जब भी इन ह्रस्व उकारांत को दीर्घ उकारांत में लिखा जाए और पूछा जाए कौन सा लिंग है, तब आपको स्त्रीलिंग उत्तर भरना है, इधर वाले को पुल्लिंग भरना है। और इस तरीके से ये 2 प्रत्यय समाप्त हुए।
तो दोनों प्रत्यय आप बिल्कुल कर सकते हैं, कोई किसी प्रकार की गलती नहीं हो सकती। ती प्रत्यय में एक ही उदाहरण है युवती, जो युवन शब्द से जुड़ता है, उसका पुल्लिंग एक वचन में युवा शब्द बनेगा, मूल शब्द युवन होगा, स्त्रीलिंग में उसको युवती शब्द बनाएंगे। ऐसे ही प्रश्न आ सकता है युवन शब्द का स्त्रीलिंग क्या रूप बनेगा, तो युवती बनाना है। कौन सा प्रत्यय है, तो ती प्रत्यय बनेगा। ऊं प्रत्यय में दीर्घ ऊ आएगा और उकारांत शब्दों से ये प्रत्यय जोड़ा जाएगा। केवल एक ही ये शब्द ऐसा है स्वसुर, जिसमें हम उकारांत शब्द नहीं है और इसको भी ऊं प्रत्यय करते हैं, तो स्वश्रु शब्द भी पूछा जा सकता है। कहीं कोई ऐसा पैराग्राफ आ सकता है जिसमें स्वसुर और स्वश्र की चर्चाएं होती है, उनका वर्णन आता है कोई पैराग्राफ में इस तरह का, जैसे किसी वधू के बारे में कोई पैराग्राफ दिया जाता है तो वहाँ ये शब्द आएंगे और उनमें आपको स्वश्रु शब्द में ऊं प्रत्यय स्त्रीलिंग बताएंगे। इस तरीके से हम दो प्रत्यय पढ़ चुके हैं, दोनों प्रत्यय हम आराम से कर सकते हैं। इस जैसे ही उदाहरण होंगे। उरु शब्द किसी में भी जुड़ करके आ सकता है, तब भी आपको यही भरना है। अब हम चर्चा करते हैं इन दो शेष रहे दो स्वरूप वाले प्रत्ययों की, जिनमें आ और ई। आ के रूप में टाप, चाप और डाप रहता है, इधर ई के रूप में गीत, गीस और गीत रहता है। ये बिल्कुल क्लियर है, इनको आप आराम से कर सकते हैं। अब देखिए इसके बाद अब हम आ वाले प्रत्यय लेते हैं 3। इनको भी आप देखिए इस तरह से बिल्कुल सरलता से पढ़ सकते हैं। स्त्री प्रत्यय को बिल्कुल आज की इस क्लास में हम पूरे स्त्री प्रत्यय सीख करके जाएंगे और इस तरीके से सीखेंगे कि कोई भी उदाहरण हम कर सकते हैं। तो दोनों प्रत्ययों के उदाहरण आप कर सकते हो। इसके बाद अब आप देखिए आकारांत स्त्री प्रत्यय 3 होते हैं, एक का नाम टाप है, एक का नाम चाप है और एक का नाम डाप है। और तीनों से संबंधित, तीनों में ही आ शेष बचता है, यानी लास्ट में आ होगा और वो शब्द स्त्रीलिंग होगा, तो इनमें से आपको तीनों में से कोई एक उत्तर भरना है। और उस एक उत्तर को भरने के लिए सबसे पहले याद रखें इस तरीके से कि सबसे पहले मैं इनको देख रहा हूँ। देखिए चाप और डाप ये कम उदाहरणों वाले दोनों प्रत्यय हैं, तो उन दोनों को अगर हम पढ़ लेते हैं तो शेष टाप रह जाएगा। और सबसे बड़ा आकारांत जो प्रत्यय है वो टाप है और सभी ज़्यादातर उदाहरण इसके होते हैं। तो इसमें देखिए चाप और डाप में किस तरह के उदाहरण होंगे। डाप में देखें, सबसे पहले डाप प्रत्यय जब स्त्री प्रत्यय में लगेगा तब वो इस तरह के शब्दों में लगेगा। पीछे नकारांत शब्द आते हैं, ऐसे शब्दों में डाप प्रत्यय का प्रयोग किया जा सकता है। तो मुश्किल से आप इस तरह के शब्द याद रखें। देखिए इनके पीछे न है, मन शब्द आ रहा है। इसी तरह से बहुधीवन, बहुयज्वन, देखिए ये सभी उदाहरण एक विशेष बात देख रहे होंगे आप उदाहरणों में, सबके पीछे न है हलंत, नकारांत शब्द हैं ये। डाप प्रत्यय में इनमें नकारांत शब्द के साथ ये प्रत्यय किया जाएगा और इनमें इस तरह का उदाहरण होगा सीमा, दामा, बहुराजा, बहुधीवा, बहुयज्वा। सीमा, दामा, बहुराजा, बहुधीवा, बहुयज्वा। बहु शब्द पहले जुड़ा हुआ है, उसके पश्चात नकारांत शब्द है, उनके पश्चात अगर आ रहा है, इसका मतलब उसमें हमको टाप नहीं भरना है, उसमें हमको चाप नहीं भरना है, उसमें हमको क्या भरना है, डाप। आप तो मुश्किल से यही उदाहरण याद रख लें, इनके अलावा कोई उदाहरण नहीं मिलेगा। ज़्यादातर उदाहरण इनके रूप में प्रस्तव्य हो सकते हैं। मुश्किल से इनमें भी 5 में से भी स्टार्ट के 3 अच्छी तरह से पढ़ लें आप। जब भी डाप प्रत्यय के बारे में कोई प्रश्न बनेगा तो मैं समझता हूँ कि ऊपर वाले जो 3 उदाहरण हैं
इनको टच किया जाएगा। सीमन शब्द से सीमा याद रखें, दामन शब्द से दामा याद रखें, बहुराजन शब्द से बहुराजा शब्द याद रखें। तो बहुराजा शब्द पूछा जाए, बताओ बहुराजा शब्द कौन सा लिंग है? तो राजा शब्द तो पुल्लिंग है, लेकिन बहुराजा शब्द स्त्रीलिंग है और उसमें कौन सा प्रत्यय है? डाप प्रत्यय है। ये कहा गया है कि सीमन, दामन, बहुराजन इन शब्दों में नी प्रत्यय नहीं हो, उसका निषेध किया गया। तो उसमें फिर कौन सा प्रत्यय माना गया? उनमें डाप प्रत्यय माना गया। प्रत्यय का निषेध किया तो फिर डाप प्रत्यय किया गया। तो डाप का एक प्रकरण समाप्त हुआ आ में। किस तरह के शब्दों में? नकारांत हलंत शब्दों में। ऐसे शब्दों में कभी भी ये प्रत्यय नहीं होगा, ऐसे शब्दों में कभी भी ये प्रत्यय नहीं होगा। इसलिए याद रखें कि यह नांत शब्दों में कौन सा, अगर स्त्री प्रत्यय पूछा जाए कौन सा है, तब आपको ये भरना है, उसमें डाप प्रत्यय भरेंगे। इसके बाद अब पढ़ लेते हैं हम छोटा सा एक प्रत्यय चाप, ताकि फिर बचेगा वो कौन सा होगा? टाप। चाप प्रत्यय में थोड़ा सा एक सिद्धांत कुछ अलग है, सिद्धांत को दूर रखें। हमको ये पहचानना है कि शब्द में कौन सा प्रत्यय। तो हम तो एक छोटे से उदाहरण से स्टार्ट कर रहे हैं इसको, चाप को, कि चाप की पहचान क्या हो सकती है। तो चाप प्रत्यय ज़्यादातर जो है इस तरह के कोई यंगंत प्रत्यय, यंगंत शब्द होते हैं। ये तो सिद्धांत की बात है कि यंगंत शब्दों से ज़्यादातर चाप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। लेकिन आप तो इसको इस तरह से याद रखो कि जैसे मैंने एक उदाहरण लिखा, ये सूर्या, एक लिखा जैसे आवट्या, एक लिखा जैसे कारीसगंध्या। तो यहां भी एक विशेष बात देख रहे होंगे आप कि इसके जो उदाहरण है वो एक अलग ही पहचान लिए हुए हैं। चाप प्रत्यय में आप देख रहे हैं इस तरह की स्थिति कि यहाँ लास्ट में जो आ है टाप प्रत्यय का, उससे पहले ये है और उस ये से पहले आधा अक्षर है। तो इसके रूप में जहाँ आपको अगर स्त्री प्रत्यय पूछ लिया जाएगा तब आपको ये भरना, तब उसमें क्या भरेंगे हम? चाप। अब इसमें भी ये इस तरह के जो उदाहरण हैं ये भी कम, इसका मुख्य उदाहरण है सूर्या। अगर आता है तो चाप को स्टार्ट किया जाता है, चाप को लिया जाता है, तो वहाँ सूर्या उदाहरण लिया जाएगा। और सूर्या, सूर्य से स्त्री देवता, सूर्य की स्त्री देवता के रूप में, तब वहाँ सूर्य शब्द से चाप प्रत्यय होगा। ये यंगंत, ये प्रत्यय जिसमें जुड़ा हुआ है ना यंग, ये उनमें चाप प्रत्यय लगता है, इसलिए सभी के साथ ये देख रहे हैं हम। उसके पश्चात है, उससे पहले आधा यानी हलंत व्यंजन है। इस तरह की पहचान चाप में करेंगे तो कितना सरल है। देखिए अब तक के जितने भी चार प्रत्यय हमने पढ़े हैं कहीं भी कोई मिस्टेक नहीं। ती से ती युवती, ऊं से ऊ दीर्घ ऊ विसर्ग रस्सूकारांत शब्दों में, डाप में नकारांत शब्दों में पीछे आएगा, चाप में या आएगा और उससे पहले आधा अक्षर होगा। और इस अब स्पष्ट अब बच गया कौन? टाप। अब जो बाकी क्षेत्र बच गया उसके लिए हम कौन सा प्रत्यय बताएंगे? टाप। तीनों में अवस्था है इसलिए थोड़ा प्रतिस्पर्धा है तीनों में, किसको भरें क्या भरें, लेकिन उसका भी बिल्कुल अच्छा समाधान है। इनके आधार पर इनको भरें और इसके आधार पर चाप भरें। बाकी जो स्थिति और स्त्री लिंग शब्द दिखाई दे रहा है तब हमको क्या भरना है? टाप। जैसे एक शब्द लिखा मैंने, ये अज शब्द है और अज से लिखा अजा। अब देखिए आप अज शब्द से अजा बनाया तो अजा शब्द जो स्त्रीलिंग है ये देखो स्पष्ट है, न चाप की पहचान है न आपका डाप की पहचान है, क्योंकि डाप के रूप में वो शब्द नकारांत नहीं है। इसी तरह जैसे अश्व शब्द है तो यहां अश्वा होगा। इसी तरीके से जैसे बालक शब्द है
बालिका होगा। जैसे स है सा होगा, जैसे यह है या होगा, जैसे सर्व है सर्वा होगा। तो इनमें सब में जब आ रहा है और शब्द स्त्रीलिंग बन रहा है तब हम उसको टाप प्रत्यय भरेंगे। और भी बहुत सारे इसके सबसे ज़्यादा उदाहरण होंगे। जैसे एक लिखा, जैसे मंद शब्द से मंदा लिखा, सतपुष्प शब्द से सतपुष्पा लिखा, शूद्र शब्द से शूद्रा लिखा। इस तरीके से जहां आकारांत स्त्रीलिंग शब्द होगा, जैसे रमा शब्द है, ये सब टाप प्रत्यांत स्त्रीलिंग शब्द है। अब इसमें पूछा गया कि बताओ निम्नलिखित में से टाप प्रत्यय किस में है। स्पष्ट याद रखें आप। तो और भी ज़्यादा सरल करने के लिए ये 5 और ये 3 8 उदाहरण याद कर लें, रट लें अच्छी तरह से। और इसके बाद जो बच रहा है आकारांत स्त्रीलिंग शब्द, तब उसमें आपको क्या भर देना है, टाप भर देना है। इसकी थोड़ी सी पहचान याद रखनी। कोई और भी शब्द है तो इस स्थिति में दिखाई देगा। अब यहाँ जैसे एक प्रश्न आया कि भाई राजा, बाला, मूसिका, चटका। अब पूछा इनमें से चारों में से टाप प्रत्यय किस में नहीं है। तो अब पहले टाप प्रत्यय की पहचान करने का सीधा तरीका क्या है, पहले तो देखो कि आ होना चाहिए। तो अब देखा गया कि आ सभी में है, तब वो तो ऑप्शन खत्म। अब फिर देखेंगे, फिर ये देखना है कि शब्द स्त्रीलिंग होना चाहिए, तभी तो टाप प्रत्यय माना जाएगा। तो राजा शब्द तो पुल्लिंग है, इसका मतलब ये टाप प्रत्यय का उदाहरण नहीं है। बाला शब्द स्त्रीलिंग है, मूसिका शब्द स्त्रीलिंग है और चटका शब्द भी स्त्रीलिंग है। इस तरीके से अगर कोई पुल्लिंग शब्द है और उसके पीछे अगर आ है तब वो टाप प्रत्यय का उदाहरण नहीं है। इस तरीके से हम टाप चाप डाप को पढ़ सकते हैं। जैसे एक लिखा मैंने, अब बताइए कि लेखिका कौन सा प्रत्यय है। तो देख रहे हो लेखिका शब्द स्त्रीलिंग, पीछे आ रहा है, वो दोनों हो ही नहीं सकते, इसका मतलब टाप प्रत्यय। अक को जब इका करेंगे, पुल्लिंग शब्द में जिसके पश्चात अक है और उसको अगर हम इका करेंगे तो वो आपका टाप प्रत्यय है। इस तरीके से हमने कितने प्रत्यय पढ़े, 3 और 2 5, कुल प्रत्यय कितने होते हैं 8। 3 स्वरूप हमारे खत्म हो गए, कौन कौन से, आ, उ और ती। एक स्वरूप बाकी हमारा, और वो स्वरूप कौन सा है, ई। उस ई स्वरूप के 3 प्रत्यय और पढ़ रहे हैं हम, उनके उदाहरण देखिए। अब देखिए लास्ट के 3 प्रत्यय और जो इकारांत स्वरूप के रूप में होते हैं, ई के रूप में होते हैं, और वो 3 है। पहला है ngीप, दूसरा है ngीस और तीसरा है ngीन। 5 प्रत्यय याद हो गए हमको, ती, ऊं, टाप, चाप और डाप आ के रूप में, उनके रूप में उसको पढ़ा आ के रूप में। अब हम ई वाले, जिनके लास्ट में ई रहता है और स्त्रीलिंग शब्द होते हैं, उनमें ई प्रत्यय किसके रूप में माना जाए, ngीप माना जाए, ngीस माना जाए या ngीन माना जाए। तो इसको भी थोड़ा सा पढ़ने का तरीका यह है। हालांकि कंपटीशन इन 2 में ज़्यादा है, ngीप और ngीस में। इनमें कुछ उदाहरण बराबर कैसे हैं। ngीन को हम बाहर कर देते हैं, ngीन के बहुत कम उदाहरण हैं। यहाँ एक गण पाठ है सारंगवादी, उसके कुछ उदाहरण हैं। सारंग रवि एक है, जैसे वेदी, एक है जैसे नारी, और एक है जैसे ब्राह्मणी। ngीन प्रत्यय कहाँ होगा, पाणिनि ने
एक ङीन प्रत्यय का सूत्र लिखा, सारंग्रव वाद्यों ङीत, यानी जहाँ विदादिगण में पढ़े गए जो शब्द हैं जिनमें ए प्रत्यय होता है उनके साथ ङीन प्रत्यय होगा। सारंग्रवादिगण में जो पढ़े शब्द हैं उनके साथ उनका एक एक शब्द मुख्य लिया गया है यहाँ। तो सारंग्रवी, वेदी, एक नरी नरियो वृद्धिश्च नर शब्द रहा जिसका नारी, और एक ब्राह्मण। यहाँ भी नारी शब्द ज़्यादा महत्वपूर्ण है। नारी शब्द किसी भी पैराग्राफ में आ सकता है, तो उसके आधार पर तो ङीन प्रत्यय को यहाँ समाप्त करें और इस तरह से ङीन के ये उदाहरण याद रख लें हम। अब कंपटीशन केवल दो में रहेगा, ङीप और ङीस के रूप में। ङीप और ङीस को भी पढ़ने का ये तरीका है, कुछ जो उदाहरण प्रष्टव्य होते हैं वो इस तरीके से हैं, आप ऐसा याद रखें थोड़ा सा। अधिकतर शब्दों में ङीप ज़्यादा होगा, ङीस के कम नियम हैं। तो ङीप को पढ़ने से पहले 3-4 बातों का ध्यान रखें अच्छी तरह से कि कहाँ कहाँ पर हमको श्योरली ङीप तो भरना ही है। जैसे एक आया द्विगु समास, एक आया जैसे मतुप, कत्वतु और क्षत्रि। एक सूत्र है उगीतस्य, यानी जहाँ उ, री और लृ ये इनकी संज्ञा होती है ऐसे प्रत्यय, यानी क्षत्रि प्रत्यय का स्त्रीलिंग, मतुप का, कत्वतु का, उनके साथ हमको क्या प्रत्यय भरना है? ङीप। एक ऋकारांत शब्द अर्थात त्रच प्रत्यांत और एक नकारांत शब्द ऋन्नेभ्यो ङीप, और एक टित प्रत्यय जो कल मैंने पढ़ाया आपको, ढय, ठक आदि। और एक है वयसी, वयस, उम्रवाचक। ये 5 बातें अच्छी तरह याद रखें, यानी शॉर्ट में इन 5 बातों को पढ़ना है ङीप प्रत्यय के लिए, और वहाँ उनमें हमको ङीप उत्तर भरना है। देखिए इससे समझें, यानी द्विगु समास का उदाहरण जिसमें पहला पद संख्यावाचक है और उसके बाद में अगर ई जुड़ा हुआ है तब आपको ये उत्तर भरना है। जैसे मैंने एक उदाहरण लिखा त्रिलोकी, जैसे एक उदाहरण लिखा मैंने शताब्दी। तो याद रखें सत संख्या है, ये भी संख्या, संख्या के पीछे शब्द है और वहाँ द्विगु समास है, इसका मतलब यहाँ ङीप। जब समास पढ़ेंगे तब स्पष्ट है, लेकिन अभी तो द्विगु तो स्पष्ट है, द्विगु में संख्या होगी, यानी संख्या पहले हो और बाद में अगर ई जुड़ा है तब आपको ङीप भरना है। याद रखें द्विगु मतलब ङीप। त्रिलोकी, शताब्दी, पंचमूली, अष्टाध्यायी सब में क्या होगा? ङीप। ये देखिए मैं आपको पढ़ा चुका प्रत्यय, कल परसों हमने ये प्रत्यय पढ़े थे, मतुप, कत्वतु, क्षत्रि। मैंने बताया कि मतुप प्रत्यय में श्रीमती, कत्वतु प्रत्यय में गतवती, क्षत्रि प्रत्यय में पचंती। मैंने कहा ना पीछे अंति आता है। श्रीमती में मान, मति, मत, और कत्वतु में तवान, तवती, तवत, वान, वती, वत। इनमें जब भी ई दिखाई दे आपको उत्तर क्या भरना है? ङीप। इतना भी याद रखने की जरूरत नहीं, आप तो सीधा याद रखो मान के स्थान पर अगर मति होता है स्त्रीलिंग में, वान के स्थान पर वती होता है, तवान के स्थान पर तवती होता है, और जहाँ पचंती, पठंती, लिखंती, खादंती ऐसे दीर्घकार आते हैं वहाँ उत्तर हमको ङीप भरना है। तीसरा एक प्रत्यय पढ़ाया था मैंने आपको त्रच, जिसमें बताया था ना कि भाई रचयिता का स्त्रीलिंग रचयित्री है, रचयित्री। और नकारांत शब्द भी पढ़ाए मैंने आपको, कल ही पढ़े थे हमने। जैसे माली शब्द है और उसका स्त्रीलिंग है मालिनी, तो नकारांत न वाला शब्द है, दंड से दंडिनी। तो न वाले शब्द का मतलब, इसका मतलब लास्ट में आपको इसको भी याद नहीं रखें, आप सीधा याद रखें ऐसा। नकारांत से तात्पर्य आप तो यही याद रखो कि जिसके लास्ट में ये आएगा, इसका मतलब वहाँ आपको ये भरना है ङीप प्रत्यय। शॉर्ट में याद रखें,
इतने उलझन में भी नहीं फंसे कि त्रिच ऐसा क्या होगा। यानी आप तो याद रखें कि जहाँ ता के रूप में वो शब्द पुल्लिंग है और उसकी जगह त्रि हो रहा है, तब वहाँ ङीप उत्तर भरना है। ता को त्रि होने पर ङीप, इनी आने पर ङीप, और जहाँ मान की जगह मति आएगा, वान की जगह वती आएगा, संख्या आएगा, तब ङीप भरना है। लास्ट का ये टित ढ ठक ये कल ही पढ़ा है मैंने आपको। जैसे जिसके पीछे इक आएगा, जैसे वानी की, इक को इकी किया जाएगा। अब एक शॉर्ट सूत्र बना लें आप ङीप के आसपास कि जहाँ ये आएगा, जहाँ ये आएगा, ठीक है, जहाँ ये आएगा वती आएगा, तवती आएगा, ऐसे शॉर्ट कोई एक साथ लिख करके ङीप के आगे लिख लें और उसी को बार बार याद करें। स्त्री प्रत्यय गलत होने का कोई प्रसंग ही नहीं आएगा और सबको राइट कर लें। और इसके बाद अगर कोई बचता है उम्रवाचक शब्द, जैसे कुमारी, कुमार शब्द पुल्लिंग है, उसके रूप में मुख्य नियम ये हैं ङीप प्रत्यय के। और इसके अलावा अगर कोई बात आती है तब हम उसको ङीस भर दें। ङीस में भी, ङीस के साथ मुख्य जो बात है वो ये है कि यहाँ ये ङीस प्रत्यय का जो उदाहरण होगा उसमें एक तो मुख्य यह है कि जहाँ पर सिद्ध प्रत्यय आए, कोई सिद्ध गोरा दिव्य से एक सूत्र है, जैसे नर्तकी, जैसे गौरी, जैसे दाक्षी, जैसे मनुषी। मुख्य नियम इसका यह है सिद्ध गोरा दिव्यश्च, और एक है इतो मनुष्य जाते, जहाँ पर दक्ष को दाक्षी कहेंगे, मनुष्य को मानुषी कहेंगे, मनुषी कहेंगे। इसके रूप में मत्सी शब्द है। इस तरह के शब्दों में हमको ङीस प्रत्यय उत्तर भरना है। इसका अगर कोई आएगा तो ये इसका मुख्य उदाहरण है, नर्तकी और गौरी और दाक्षी और मनुष्य, चारों उदाहरण। इसके आधार पर हम ङीस के रूप में पढ़ें। जहाँ ये स्थितियाँ आती है वहाँ हम ङीप प्रत्यय। इस तरीके से आज का ये टॉपिक हमारा स्त्री प्रत्यय, जिसमें हमने 8 प्रत्यय पूरे पढ़े, और 8 बिल्कुल हम कर सकते हैं। कोई भी ऐसा उदाहरण आए जिसमें पूछा जाए कौन सा प्रत्यय है, तो इनको थोड़ा सा जहाँ जहाँ मैंने कुछ विशेष बातें बताई उनको याद रखें और उसके आधार पर पूरे स्त्री प्रत्यय को आप हल कर सकते हैं। किसी भी पुस्तक के किसी भाग में ऐसे शब्द आएँ तो उनमें आप ऐसा प्रत्यय भरें। पहले ये देख लें कि वो शब्द पुल्लिंग है और उसका स्त्रीलिंग ये शब्द आ रहा है, तो वहाँ कौन सा प्रत्यय होगा। धन्यवाद।